हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से कवर अप कर रहे हैं। यही मैं आशा करती हूँ, बिकॉज एग्ज़ाम जो है वो पास में आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जो एग्ज़ाम्स देखने को मिल रहे हैं आने वाले टाइम में, तो अपनी रिवीजन जो है वो कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है रिवीजन में। तो आइए, आज का जो डिस्कशन है वो इम्पोर्टेंट तो होने ही वाला है, साथ ही साथ ऐसी चीज़ें डिस्कस करूँगी जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली जो पूछी जाती हैं। क्लियर? तो आइए, आज का डिस्कशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पे इंडियन रेलवेज़ के बारे में। इंडियन रेलवेज़ के बारे में जो बात की जा रही है अभी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवेज़ के बारे में पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ। अगर मैं बात करूँ इंडियन रेलवे के बारे में, इंडियन रेलवे की जो फर्स्ट लाइन थी हमारे इंडिया में किस किस रीजन के बिटवीन लाइन जो है वो बिछाई गई थी, वो थी बॉम्बे टू ठाणे। कौन से ईयर में? 1853। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जब ये लाइन जो बॉम्बे टू ठाणे बिछाई गई थी, तो उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे हमारी कंट्री के? वो थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर बात करें रेलवे बजट के बारे में, रेलवे बजट जो है वो सेपरेट किया गया था यूनियन बजट से। कौन से ईयर में? 1924 में। उस टाइम कमेटी जो थी इसको रिप्रेजेंट करने वाली, वो थी एक्वॉर्थ कमेटी। ठीक है, तो एक्वॉर्थ कमेटी जो थी उनके द्वारा ये रिकमेंड किया गया था कि यूनियन बजट से रेलवे बजट को सेपरेट करना है 1924 में। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद रेलवे बजट और यूनियन बजट को मर्ज कर दिया गया हमारी कंट्री में। ठीक है, तो वो कब किया गया? 2017 में। क्लियर? तो इससे रिलेटेड जो कमेटी थी वो थी विवेक देबराय कमेटी। तो ये कमेटी का नाम भी आप लोगों ने याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने डिस्कस की हैं, इसको एक A4 शीट पे लिख लीजिएगा, ताकि कोई भी आपके माइंड में डाउट ना रहे। अब हम जो है डिस्कस करेंगे इंडियन रेलवे के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है ये? इंडियन रेलवे के द्वारा अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है कि वो नेट ज़ीरो जो कार्बन एमिशन है, जो हम अमिट करते हैं, वो कम करने की बात की जा रही है 2030 तक। ठीक है, अभी ये चीज़ें क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो होने वाली है, कहाँ पे? यूके में, यूके के ग्लासगो में। ठीक है, तो वही जो COP26 जो अभी ये कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगी ग्लासगो यूके में, तो उसी के ही बेस पे इंडियन रेलवे भी नेट ज़ीरो की बात कर रही है। ठीक है, यानी जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, अमिट कर रहे हैं, उतना ही सब्ज्यूम करेंगे। ये टारगेट रखा गया है 2030 तक का। किसके द्वारा? इंडियन रेलवे के द्वारा। ठीक है, टारगेट आप लोगों ने याद रखना है 2030 तक का। ये किसका है? इंडियन रेलवे के द्वारा। ठीक है, इंडियन रेलवे जो है ये मल्टी प्रॉन अप्रोच लेके चलेगा। गो ग्रीन, यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें रहेंगी, डीकार्बोनाइज किया जाएगा और इंक्रीज करेंगे रिन्यूएबल जो एनर्जी है। ठीक है, कोयले का यूज़ नहीं करना, उसको कम करके हमने इलेक्ट्रिफिकेशन का यूज़ करना है। इलेक्ट्रीफाइंग ट्रैक्शन नेटवर्क यूज़ करेंगे और रिड्यूस करेंगे जो एनर्जी कंजप्शन है। ठीक है, इंडियन रेलवे जो है, बात करते हैं इंडियन रेलवे जो है हमारी, ये वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर आप बोल सकते हैं हमारी कंट्री भी है। ठीक है, जैसे यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क किसका है? लार्जेस्ट यूएसए का है, उसके बाद रशिया, फिर चाइना, फिर इंडिया। इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर यानी कि उसमें सारे आ जाएंगे, रोडवेज आ जाएगा, वाटरवेज आ जाएगा, ठीक है, रेलवेज आ जाएगा, एयरवेज आ जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ये सारे सेक्टर्स इंक्लूडेड मिलेंगे आपको। ठीक है, उसमें से जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है इंडिया को, वो कंट्रीब्यूट करता है 12% जो कंट्री का ग्रीन हाउस गैस एमिशन है। ठीक है, तो इस चीज़ को ही कम करने की बात की जा रही है इंडियन रेलवे के द्वारा, कि अभी रेलवेज जो है काउंटिंग किया जाएगा, उसमें 4%, यानी कि जो रेलवे है 4% जो है ये कार्बन अमिट करती है। ठीक है, तो इस पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर की अगर बात करें, उसमें से इंडियन रेलवे जो है ऑफिशियल टारगेट जो लेके चल रही है, यानी कि 33% जो है अभी हम करंट शेयर करते हैं, यानी कि जो सामान लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, रेल नेटवर्क के थ्रू, तो 33% है। इसको ज़्यादा करने की बात की जा रही है कि 50% हम करेंगे फ्राइट शेयर करेंगे। फ्राइट यानी कि सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ठीक है, गुड्स, तो 2030 तक का। ठीक है, इसको भी बढ़ाने की बात की जा रही है। और इसकी बात करें, इंडिया जो है रिड्यूस करेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट, यानी कि 14 to 10% जो जीडीपी है, और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन 70% कब तक का? 2050 तक का। ठीक है, तो ये टारगेट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। क्लियर?
इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन रेलवे जो है उनके द्वारा अनाउंस किया गया कि वर्ल्ड का फर्स्ट नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बनेगा, ठीक है, 2030 तक का। अब बात करते हैं जो रेलवे नेटवर्क है सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री का, ये पहले भी बता दिया मैंने पहली स्लाइड में। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यूएसए जो है, यूएसए का वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, कितना, 2,50,000 किलोमीटर। चाइना का है 1,00,000 किलोमीटर। रशिया का है 85,500 किलोमीटर। इंडिया का है 68,000 किलोमीटर। कनाडा का है 48,000 किलोमीटर। जर्मनी 41,000 किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया 40,000 किलोमीटर। तो हमारी इंडिया जो है ये 4th नंबर पे है जो है लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क में, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ तो क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं इंडियन रेलवे जो है ये इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं फ्राइट को, ठीक है। कितना, जो अगर बात करें 2015 से 35% है, तो 45% लाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो अमीशन है, ठीक है, कार्बन अमीशन है जो अमिट करते हैं वो कम होगा इस ट्रांसपोर्टेशन से, ठीक है। तो कंप्लीट हम करेंगे, यानी कि कोयला जो है उसको कम करने की बात करेंगे और कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन पे डिपेंड होने की बात की जा रही है इंडियन रेलवे के द्वारा। ये फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये मेंशन किया गया ये टारगेट, ठीक है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट बनेगा हमारा 100% इलेक्ट्रीफाइड रेल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। प्लान क्या है इंस्टॉल करने का, यानी कि रेलवे जो रेलवेज रहेंगे, ठीक है, तो रेल की जो ऊपर छतें रहेंगी, क्लियर, तो 20 गीगावाट सोलर जो है प्लान करने की कोशिश प्लान की गई है कि इंस्टॉल करेंगे 20 गीगावाट सोलर पैनल, ठीक है। तो बिल्डअप करेंगे, जैसे बिल्डअप किया गया है रेलवे के द्वारा 1.7 मेगावाट सोलर पावर प्लांट कहाँ पे, बीना मध्य प्रदेश में, जुलाई 2020 में। ये फर्स्ट सोलर एनर्जी प्लांट था अगर वर्ल्ड की बात करें जो डायरेक्टली पावर करती है रेलवे को, ठीक है। तो 2.5 जो मेगावाट है सोलर प्रोजेक्ट दीवाना हरियाणा में इंस्टॉल किया गया और काम किया गया किस पे, थर्ड पायलट जो कैपेसिटी है 50 मेगावाट जो है भिलाई छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये अचीवमेंट्स है रेलवे के द्वारा, ये अचीवमेंट्स प्राप्त किए गए, क्लियर। तो आप ये मेंशन भी कर सकते हैं। तो रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा इंस्टॉल करने की बात की गई है 960 स्टेशंस पे सोलर पावर, यानी कि सोलर जो पैनल्स हैं उनको इंस्टॉल करने की रेलवे स्टेशन एनर्जी नीड्स में, ठीक है। मिनिस्ट्री जो है उसमें प्रोविजंस इंक्लूडेड किए गए हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या रहता है, जैसे मान लीजिए मैंने अपने घर में कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोई भी प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है, वो प्रोडक्ट आपने खरीदना है, बट आप पैसे नहीं दे पा रहे हो किसी कारणवश, और आप बोलेंगे कि लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो, मीन्स बैंक जो है वो गारंटी लेगा आपके पैसे की, चाहे वो बैंक लेगा या कोई और पर्सन लेगा, ठीक है। यानी कि पैसा जो है वो पहुंच ही जाएगा, आपके जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है वो मेरे पास पहुंच ही जाएगा पैसा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे बात बोली जा रही है कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है, जैसे रेलवे जो पेमेंट डिफ़ॉल्ट देखने को मिलते हैं एज वेल एज पेनल्टीज जो रहती है पेमेंट को लेके डिले होती हैं चीज़ें, तो लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू ये सारी चीज़ें क्या कवरअप की जाएंगी, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सके इस प्रोजेक्ट के अंडर, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद देख लेते हैं ग्लोबल सिनेरियो क्या है। जून 2020 में 20 कंट्रीज़ एंड रीजन्स जो थे उनके द्वारा अडॉप्ट किया गया नेट ज़ीरो टारगेट। और बात करते हैं जो भूटान हमारा जो नेबर है, ठीक है, नेबर कंट्री है, तो ऑलरेडी कार्बन जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में है उस कंट्री में, तो ऑब्जर्व किया गया मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड जो अमिट करते हैं, ठीक है। इंडियन सिनेरियो की अगर बात करें, इंडिया का जो पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो है 1.8 टन पर पर्सन 2015 के हिसाब से, अराउंड 9th है यूएसए में, ठीक है। अराउंड थर्ड आप देख सकते हैं ग्लोबल एवरेज 4.8 टन है पर पर्सन, ठीक है। उसके अलावा इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट अमीटर है ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, चाइना और यूएसए के बाद। सेक्टर जो है जो रिस्पॉन्सिबल्स हैं कार्बन एमिशन एमिट करने में, वो एनर्जी सेक्टर है, इंडस्ट्री है, फॉरेस्ट्री, ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है, एग्रीकल्चर और बिल्डिंग। तो ये चीज़ें जो है जो कारण है कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन का, ठीक है, जो अमिट की जाती है यहाँ से चीज़ें, तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट चलते हैं, नामधप्पा टाइगर रिजर्व के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पे स्टडी की गई है कुछ चीज़ों की, जो फ्रूट प्लांट्स हैं और हॉर्नबिल्स जो बर्ड्स हैं, ठीक है,
और ये एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में रहते हैं, जिसको सिम्बॉटिक रिलेशनशिप बोला जाता है, ठीक है, रिलेशनशिप बोला जाता है, ठीक है, सॉरी स्लिप ऑफ टंग। ओके, तो बात करते हैं हॉर्नबिल्स जो बर्ड है, ये एरिया को क्या करते हैं, जहाँ भी रहते हैं ये उस एरिया को प्रोडक्टिव बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो स्टडी जो है ये अभी की गई है, हॉर्नबिल्स एज अ गार्डनर माना जाता है, इनको फार्मर्स माना जाता है फॉरेस्ट का, ठीक है। ये अपना ही फूड क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। और पैचेस देखने को मिलते हैं सीड डिस्पर्जल्स जो होते हैं, ठीक है। सीड डिस्पर्जल्स क्या रहते हैं, जैसे कोई भी बर्ड्स हैं, ठीक है, उनका जो स्टूल रहता है, क्लियर, तो उस स्टूल में क्या होगा, जैसे बीज वगैरह, कोई भी इन्होंने पेड़ या कोई फल फ्रूट खाया है, ठीक है, अगर किसी जगह पे ये बैठे हैं, यहाँ पे दरेड़ वगैरह आ रखी होती है, तो वहाँ पे अगर सॉइल की कंटेंटेंसी रहेगी, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट रहेगी सॉइल वगैरह, और इनका स्टूल जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा, तो फिर क्या होगा, वहाँ उस जगह से पेड़ पौधे उगने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हॉर्नबिल्स जो है ये सिम्बॉटिक रिलेशनशिप बनाते हैं सेवरल कैनोपी ट्रीज जो होते हैं इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, ठीक है। लॉन्ग टर्म यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है, क्रिएट करते हैं ऑर्चिड्स एंड कंटिन्यू अट्रैक्टिंग हॉर्नबिल्स रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टडी जो है जो की गई है फॉरेस्ट पैचेस में, ठीक है, ट्रीज लाइक जैसे कैनोरियम ट्रीज रहते हैं, जो हॉर्नबिल्स यहाँ पे फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं, लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, यानी कि फूड जो है ये कैनोरियम प्लांट से ये प्राप्त करते हैं हॉर्नबिल्स जो बर्ड्स रहते हैं। हॉर्नबिल्स जो है डिस्पर्जिंग सीड्स जो डाइवर्स रहते हैं प्लांट स्पीसीज हायर नंबर्स ऑफ दिस पैचेस, ठीक है। तो सिम्बॉटिक रिलेशनशिप होता क्या है, ये 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है, सिम्बॉटिक रिलेशनशिप। पहला है कमेंसलेजियम, ठीक है, 1 स्पीसीज बेनिफिट 1 इज हार्म्ड, यानी कि इसका मतलब क्या रहता है, जैसे 2 स्पीसीज एक साथ रह रही हैं, बट पहली वाली स्पीसीज को फ़ायदा हो रहा है, बट दूसरी वाली स्पीसीज को ना कोई नुकसान हो रहा है ना कोई फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। दूसरी है म्यूचुअलिज्म यानी कि बोथ स्पीसीज बेनिफिट, यानी कि दोनों स्पीसीज को फायदा हो रहा है, क्लियर। तो पैरासिटिज्म क्या रहता है, 1 स्पीसीज बेनिफिट एंड 1 इज हार्म और डाई, यानी कि एक स्पीसीज को फ़ायदा तो हो रहा है बट दूसरे को हार्म हो रहा है, जैसे मॉस्किटो हो गया, ठीक है। मॉस्किटो जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन को काट लेता है, पर्टिकुलर पर्सन को काटने से यानी कि मॉस्किटो को फ़ायदा हो रहा है, बट जिस पर्सन को काटा है तो उसको मलेरिया डेंगू कुछ हो गया तो वो पर्सन बीमार हो गया या उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो मच्छर को फ़ायदा हो गया तो पर्सन को क्या हो गया, नुकसान हो गया, क्लियर। तो ये सिम्बॉटिक रिलेशनशिप है जो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, ये आप लोगों को माइंड में चीज़ें रखनी है, ठीक है। नामदप्पा जो टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही इसकी स्टडी की गई है नामदप्पा टाइगर रिजर्व में, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन, क्लियर। उसके बाद हम कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, हॉर्नबिल्स के बारे में हम जान लेते हैं। हॉर्नबिल्स जो है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं रूसेरो टेडरे, ठीक है। तो ये ब्रूसेरो टेडरे, ठीक है, ब्रूसेरो टेडरे फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। फैमिली ऑफ बर्ड्स जो पाई जाती है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल अफ्रीका और एशिया में, जो हमारी कंट्री में भी इन्वॉल्व है इसमें। तो इंडिया जो है, इंडिया होम है किसका, 9 स्पीसीज हॉर्नबिल्स की पाई जाती हैं इंडिया में, तो 9 स्पीसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये हॉर्नबिल की स्पीसीज है जो हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इनकी हाईएस्ट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हॉर्नबिल स्पीसीज की विद इन इंडिया, ठीक है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे ज़्यादा इनकी स्पीसीज पाई जाती हैं, ये आप लोगों को याद रखनी है। कल्चर सिम्बल्स जो हैं, सम एथनिक कम्युनिटीज़ इन नॉर्थ ईस्ट, यानी कि कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हॉर्नबिल्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्थ ईस्ट में जो कम्युनिटीज़ रहती हैं, जैसे ट्राइबल्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली जो नाइशी जो कम्युनिटी है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, उनके लिए ये कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बर्ड माना जाता है। जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल देखने को मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नागालैंड में ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इस बर्ड के नाम से ही सेलिब्रेट किया जाता है। हॉर्नबिल जो है ये मोस्ट एडमायर्ड बर्ड है नागाज के लिए, ठीक है। थ्रेटन की अगर हम बात करें, हॉर्नबिल्स जो है हंटेड किए जाते हैं, अपर बीक फीदर्स इनका यूज़ किया जाता है हेड गियर्स के लिए, ऑल्सो पोस्ट किया जाता है, मीट इनका यूज़ किया जाता है, मेडिसिनल वैल्यू के लिए इनका बॉडी पार्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कंजर्वेशन प्रोग्राम इनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट किए गए प्रमोट करने के लिए, ताकि यूज़ किया जाए फाइबर ग्लास ब्रिक्स, ठीक है, फॉर हेड गियर्स के लिए, क्लियर। तो हॉर्नबिल कैशक्यूज जो हैं ये हेल्प करते हैं रिड्यूस करने के लिए थ्रेट। इलीगल लॉजिंग काफ़ी ज़्यादा की जाती है, जैसे
ट्रीज़ जो हैं अगर उनको कटिंग कर दें तो हॉर्नबिल की जो स्पीसीज़ है वो भी सबसे ज़्यादा कम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ये सारी चीज़ें। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि नामदफा नेशनल पार्क जो है ये कब डिक्लेयर किया गया एज ए पार्क, 1983 में किया गया। उसके बाद डिक्लेयर किया गया सेम ईयर में टाइगर रिजर्व भी, ठीक है। तो ये लाई करता है इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया और म्यांमार, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अरुणाचल प्रदेश स्टेट में। नामदफा जो है इस सराउंडिंग है पिटकाई हिल्स जो है साउथ में देखने को मिलती है, और साउथ ईस्ट और हिमालय रीजन से ये अटैच्ड है। नामदफा जो है ये नेम यानी कि कौन सी रिवर यहाँ पे ओरिजिनेट होती है, ठीक है। नामदप्पा जो है ये रिवर ओरिजिनेट होती है इस पार्क से, ठीक है, और मीट करती है नोआ दिहंग रिवर को, ठीक है। नोआ दिहंग रिवर जो है ट्रिब्यूटरी किसकी है, ब्रह्मपुत्रा की है, जो फ्लो करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से ऑफ इन द मिडल ऑफ द नेशनल पार्क। और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहाँ पे देखने को मिलता है। माउंटेनियस पार्ट है ये, माउंटेन टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो लाई करते हैं प्लेन्स में और वैलीज एक्सपीरियंस ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है। वेजिटेशन की अगर बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। ये ओनली पीक है वर्ल्ड की जो जहाँ पे 4 बिग कैट स्पीसीज पाई जाती है, नेमली टाइगर, लेओपर्ड, ठीक है, स्नो लेओपर्ड एंड क्लाउडेड लेओपर्ड, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। प्रिमिटिव स्पीसीज जैसे कि असमी जो मैक्यूक है, ठीक है, और उसके अलावा पिग टेल मैक्यूक है, स्टम्प टेल मैक्यूक, हुलू गैबर्न्स ओनली एपिस स्पीसीज है जो पाई जाती है इंडिया में इस नेशनल पार्क में। अदर इंपॉर्टेंट एनिमल्स की बात करें, एलिफेंट हो गया, ब्लैक बियर हो गया, इंडियन बाइसन हो गया, ठीक है। तो ये वैरायटीज़ पाई जाती है एनिमल्स की। और बर्ड स्पीसीज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, जैसे वाइट विंग्ड वुड डक, और रेयर है और एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में है ये। ऑल्सो 5 आउट ऑफ 9 स्पीसीज पाई जाती हैं किसकी, हॉर्नबिल की, ठीक है, इंक्लूडेड ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल भी पाया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी भी गई हैं। अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, और या इसको असम टच करता है, नागालैंड टच करता है, उसके अलावा जो है म्यांमार जो बाउंड्री टच करती है म्यांमार कंट्री की, ठीक है, और यहाँ से चाइना, ठीक है। सबसे ज़्यादा म्यांमार को हमारी कंट्री की कौन सी स्टेट टच करती है, स्टेट की बाउंड्री टच करती है, वो है अरुणाचल प्रदेश, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया एग्जाम में, क्लियर। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, ये है उड़ीसा में, क्लियर। तो इंडियन ओशियन आप देख सकते हैं यहाँ पे बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। तो लोकेशन कहाँ पे इसकी, उड़ीसा में है। उड़ीसा का फाइनेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है ये। बायोडाइवर्सिटी यानी कि फेमस ऑफ मैंग्रोव्स यहाँ पे पाए जाते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा, टर्टल्स, एस्टुराइन, क्रोकोडाइल्स एंड काउंटलेस क्रीक, ठीक है। 70% जो है कंट्रीज़ की एस्टुराइन और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन जो स्टार्ट किया गया था इनसे रिलेटेड, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए 1975 में किया गया था। वेटलैंड जो है रिप्रेजेंट करते हैं 3 प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसे भितरकनिका नेशनल पार्क हो गया, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, गढ़ीमथा मैरीन सेंचुरी। तो ये याद रखनी है, कहाँ पे, उड़ीसा में है लोकेटेड, यानी कि यहाँ पे ब्राह्मणी, बैतरनी, धमरा महानदी रिवर यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था ब्राह्मणी रिवर से रिलेटेड, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात की जा रही है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, पहले हम देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है, उसके बाद हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो रिसेंटली ही इंडियन गवर्नमेंट और एशियन डेवलपमेंट दोनों ने मिलके साइन किया है एमओयू, ठीक है। किससे रिलेटेड, यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए मिज़ोरम स्टेट के लिए, ठीक है, अर्बन मोबिलिटी के लिए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रक्रिया रहती है उसको कैसे बिल्डअप करना है उसके लिए, ठीक है। तो एग्रीमेंट जो साइन किया गया है 4.5 मिलियन US$ का है। प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग जो लोन है, यानी कि हाई इम्प्लीमेंटेशन रेडीनेस रहती है प्रोजेक्ट के लिए, जो एक्सपेक्टेड फाइनेंस की जाती है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। अगर बात करें पहले जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा साइन किया गया था लोन, किसके लिए, तमिलनाडु में, ठीक है, रिलेटेड टू चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को कैसे बढ़ाना है चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत, कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। अब हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के
बारे में कुछ जान लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो इस्टेब्लिश किया गया 19 दिसंबर 1966 में। हेडक्वार्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेलिना फिलीपींस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। आज के टाइम में जो है मेंबर्स इसके 68 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, जो 49 मेंबर्स हैं एशिया के। ज़रूरी नहीं है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का ओनली एशियन ही कंट्रीज़ जो हैं इसकी मेंबर होंगी, एंड अदर कंट्रीज़ भी जो हैं इसकी मेंबर्स हैं, ठीक है। और इंडिया जो है वन ऑफ द मेंबर है, ठीक है। तो 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री के शेयर होल्डर्स हैं? जापान के सबसे ज़्यादा, उसके बाद यूएसए के, ठीक है। तो ईच 15.6% टोटल शेयर्स आप देख सकते हैं जापान और यूएसए का। और रिपब्लिक ऑफ चाइना 6.4%, इंडिया के शेयर्स हैं 6.3%, ऑस्ट्रेलिया के 5.6%। एम क्या है इस बैंक का कि प्रमोट करना सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एशिया में और पैसिफिक रीजन में। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, ठीक है, ये याद रखिएगा। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जो है, तो ये सीरीज आप देख सकते हैं, एनुअल इकोनॉमिक रिपोर्ट पेश की जाती है डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज के द्वारा, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जो है, ये आउटलुक जो है, ये रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। अब हम कुछ पढ़ लेते हैं किसके बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ जो जानकारी प्राप्त की है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। संकल्प की यहाँ पे बात की जा रही है। संकल्प की फुल फॉर्म क्या है? स्किल एक्वाजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन, ठीक है। संकल्प प्रोग्राम की आपको पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, किस बेस पे है ये। स्किल एक्वाजिशन यानी कि स्किल डेवलपमेंट जो कोर्सेज रहते हैं, स्कीम्स रहती है, प्रोग्राम रहते हैं, ठीक है। तो लोगों में अवेयरनेस फैलाना लिवलीहुड प्रमोशन के लिए, ठीक है। तो रिसेंटली ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है इसका फेस जो है सेकंड, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप अंडर किसके? संकल्प के अंडर, ठीक है। ये 2 ईयर लॉन्ग फेलोशिप प्रोग्राम है। तो क्रिएट करता है यानी कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है यंगस्टर जो है हमारे इंडिया के, इंडिविजुअल डायनामिक इंडिविजुअल है, कंट्रीब्यूट जो करेंगे स्किल डेवलपमेंट के लिए ग्रास रूट लेवल पे, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें हैं उससे वहाँ पे लेके चलनी है। अगर महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप फेस फर्स्ट जो है पायलट प्रोजेक्ट है, ये कब स्टार्ट किया गया था? ये लॉन्च किया गया 2019 में विद IIM बैंगलोर, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है बैंगलोर एज अ एकेडमिक पार्टनर थी ये। और 69 जो फेलो करंटली डिप्लॉय किए गए 69 डिस्ट्रिक्ट में अक्रॉस 6 स्टेट में, ठीक है। और महात्मा गांधी जो नेशनल फेलोशिप फेज़ 2 है, नेशनल रोल आउट इसको बोला गया, और ये लॉन्च किया गया अक्टूबर 2020 में, यानी कि इसी मंथ, विथ 661 जो फेलोशिप है, ठीक है, जो डिप्लॉय किए गए अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट में हमारी कंट्री में। 8 मोर IIMs जो हैं, ठीक है, इसका पार्ट बनेंगे, और 9 IIMs टोटल आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। उसके बाद हम देखते हैं फोकस क्या है कि डेवलप करना स्किल्स को, ठीक है, लोकल लेवल पे, स्पेशली लोकल, वोकल फॉर लोकल को इस पे दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ऑल्सो बिल्डअप किया जाएगा इंडस्ट्री रेलिवेंट जो स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, जैसे आत्मनिर्भर बनना हमारी कंट्री को, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत जो है इनिशिएटिव, उसके तहत। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें जो रहेगी एज ग्रुप 21 to 30 ईयर्स के एज ग्रुप के जो इंडिविजुअल हैं उनको ट्रेन किया जाएगा। ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए उनके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, यानी कि ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, तो ये हमारे इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है ओनली, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उनके रीजन्स की, ठीक है, तो ये मैंडेटरी रहेगी। क्लियर? तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर है। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि जो स्कीम्स है, 4 स्किल डेवलपमेंट स्कीम जो हमारी कंट्री के द्वारा, हमारी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गई, रिकॉग्निशन ऑफ प्रीवियर लर्निंग, नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट, स्किल मैनेजमेंट एंड एक्सक्रीडेशन ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट, प्रधानमंत्री युवा योजना जिसको युवा की फुल फॉर्म युवा उद्यमिता विकास अभियान, कौशल आचार्य अवार्ड स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स, ठीक है, जिसको शेयर्स बोला जाता है, आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग, ठीक, जिसको असीम बोला जाता है। ये सारी स्कीम्स है रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट। संकल्प जो है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वर्ल्ड बैंक इसका पार्टनर है, ठीक है। तो असिस्ट करता है इस प्रोग्राम को। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या रहता है? सेंटर और स्टेट यहाँ पे दोनों मिलके काम करते हैं। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या रहता है कि ओनली सेंटर ही सारी चीज़ें, सारे पैसे जो है वो पे करेगा, ठीक है। तो ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया 2018 में संकल्प प्रोग्राम, ठीक है।
तो संकल्प का इनिशिएटिव क्या है कि डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी जो है यहाँ पे मिलके काम करेगी ताकि रिड्यूस किया जाए जो मिसमैच देखने को मिलता है बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ स्किल मैन पावर जो है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो डिसेंट अपॉर्चुनिटी इसके द्वारा क्रिएट की जाएगी किसके लिए, यूथ जो है, ठीक है, ताकि वो काम कर सके, वो अच्छे तरीके से अर्न कर सके, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। इसके बाद हम देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने हैं जो मैंने डिस्कस किया इंडियन रेलवे के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद नामदफा टाइगर रिजर्व के बारे में जो अरुणाचल प्रदेश में है, सिम्बॉटिक रिलेशनशिप के बारे में हमने जाना, ठीक है। तो स्पीसीज जो है हॉर्नबिल्स की 9 पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने किसके बारे में जाना, भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में जाना, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसके बारे में जाना, और कब इसको फाउंड किया गया और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद हमने संकल्प के बारे में जाना, ठीक है। संकल्प की आपको ये फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्लियर। तो इससे रिलेटेड जो स्कीम्स है रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट वो भी हमने देखी, क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये सारी जो डिस्कशन थी अगर आपके माइंड में क्लियर है, ठीक है, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।